और बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के कुछ मुख्य संसदीय सचिवों यानी सीपीएस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार और सीपीएस से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 19 मई को निर्धारित की है। याचिका में राज्य के मुख्य सचिव सीएस सहित प्रधान सचिव वित्त को प्रतिवादी बनाया गया है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ से मोहनलाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये एक बड़ी खबर है जिस तरह से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कुछ जो सीपीएस हैं उनको नोटिस जारी किया है। पूरा मामला क्या है? बिल्कुल अबू, मामला सीपीएस की नियुक्ति को लेकर है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने सीपीएस की नियुक्ति की थी, इसको एक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताया था। इसके बाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और अब हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी सीपीएस के साथ उनसे भी जवाब तलब किया है और मामले की सुनवाई अब 19 मई को है। 19 मई तक ये रिप्लाई इनसे मांगा है और याचिका जब दायर की थी तो याचिकाकर्ता ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी इसमें प्रतिवादी बनाया था। अब दरअसल जब ये नियुक्तियां हुई थी सीपीएस की, उस तब से ही ये अटकलें चल रही थी और लगातार सवाल नियुक्तियों के ऊपर उठाए जा रहे थे और जिसके बाद ये संस्था हाईकोर्ट गई थी। इसके अलावा एक और याचिका हाईकोर्ट में दायर है और उस याचिका के अनुसार ये आरोप लगाया गया है कि संविधान के अनुसार सीपीएस की नियुक्ति मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते हैं और सीपीएस की नियुक्ति से राजकोषीय घाटे पर सालाना करीब 10 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ता है। इसके अलावा इस याचिका में ये भी एग्जाम्पल दिया गया था कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब सरकार में भी सीपीएस की नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये मामला गया था और हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक ठहराया था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब 19 मई को सरकार क्या रिपोर्ट फाइल, क्या जवाब देती है हाईकोर्ट में, ये देखना दिलचस्प होगा और उसके बाद फिर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। अगर हाईकोर्ट सख्त रुख इसमें अपनाता है तो फिर प्रदेश सरकार मुश्किल में घिर सकती है, क्योंकि सीपीएस की नियुक्ति के माध्यम से ही सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह ने एक पॉलिटिकल बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता था और बड़े कद ये विधायक रखते हैं तमाम जिनको सीपीएस बनाया गया है, तो ऐसे में फिर कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा और फिर कहीं ऐसा ना हो कि विधायकी ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से देश में अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं, तो फिर अब ये सब कुछ अब हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है और प्रदेश सरकार के रिप्लाई के ऊपर। बिल्कुल, यानी राजेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो गेंद हाईकोर्ट के पाले में है और अगर ये सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो एक बड़ी मुश्किल भी सरकार के लिए हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी कठिनाई इसमें हो सकती है और जिस प्रकार से पहले के एग्जाम्पल हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और जिस प्रकार से वित्तीय विधायकों को फाइनेंशियल लाभ वाले पद पर रखने की बात है, इसके बारे में भी जजमेंट हाईकोर्ट की तरफ से, अन्य राज्यों के हाईकोर्ट की तरफ से पहले आ चुकी है और भाजपा भी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि भाजपा हाईकोर्ट नहीं गई है। हालांकि बयान जरूर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से भी आए, अन्य नेताओं की तरफ से भी लगातार आते रहे, भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से, लेकिन हाईकोर्ट न भाजपा गई है न भाजपा की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल गया है। ये संस्था की तरफ से एक याचिका दायर की गई है और दूसरी याचिका महिला ने दायर की है, व्यक्तिगत तौर पर दायर की है और दोनों याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हो रही, हाईकोर्ट में इनकी सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट ने 19 तारीख को, अब ये 19 मई को ये मामला रखा है। अब देखना होगा कि
क्या रिप्लाई प्रदेश सरकार देती है, क्योंकि प्रतिवादी चीफ सेक्रेटरी को भी बनाया गया है, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बनाया गया है, जिस प्रकार से वित्तीय बोझ राजकोष पर पड़ रहा है उसको लेकर। और दूसरी याचिका में चुनौती दी गई है कि मुख्यमंत्री इन नियुक्तियों को नहीं कर सकते हैं क्योंकि असंवैधानिक है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट के। तो ऐसे में अगर हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल उठाता है, सीपीएस की नियुक्ति के ऊपर सवाल उठाता है, तो फिर जरूर सरकार तो बिल्कुल राजेंद्र, यानी 19 मई को जो इसकी अगली सुनवाई होगी उस पर सबकी नजर होगी कि हाईकोर्ट का रुख आखिर इस पर क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी पर बागी भारी पड़ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी के 5 बागियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है और कांग्रेस के भी 2 बागियों ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। नाम वापसी के बाद कुल 102 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी के 22, सीपीआईएम के 4 और 9 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने ईद उल फित्र पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि ईद का त्योहार पवित्र रमजान के महीने के अंत में उत्साह एवं खुशहाली लेकर आता है और अच्छाई का संदेश देता है। साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि यह त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को बढ़ाएगा। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में यूरोप की तर्ज पर होगा रोपवे का निर्माण। इसे लेकर यूरोपियन तकनीक को समझने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में एक डेलीगेशन इन दिनों ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के दौरे पर है। डेलीगेशन में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम और निदेशक रोपवे अजय शर्मा भी शामिल हैं। वहां के रोपवे सिस्टम को देखने समझने के बाद कहा कि हिमाचल की भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां यूरोप के अल्पाइन क्षेत्र जैसी हैं। शिमला में 15 किलोमीटर रोपवे निर्माण में वहां की तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो कल ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद को लेकर शिमला की मसाजिद में नमाज के खास इंतजाम किए गए हैं। ईद की नमाज कल सुबह 8:15 बजे पढ़ी जाएगी। रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन यह त्यौहार मनाया जाता है जिसमें लोग अमन चैन के लिए दुआ करते हैं और सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलकर लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। धर्मशाला के सूकड़ में अज्ञात शव मिला है। त्रिनेत्र महादेव मंदिर के पास यह अज्ञात शव मिला है। मनुनी खड्ड में अज्ञात शव मिला है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। स्थानीय ने शव को पहचानने से इनकार किया है। मौके पर नहीं हो पाई है शव की पहचान। शव शिनाख्त के लिए लोगों से अपील की गई है। तो हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात का शव मिला है लेकिन इस शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसकी पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने स्थानीय लोगों से बाकायदा इस बारे में पूछताछ की है लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम के ट्विटर अकाउंट पर से ब्लू टिक हटा दिया गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक विपिन सिंह परमार, राजेंद्र राणा समेत कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट के ब्लू टिक भी हटा दिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के ट्विटर अकाउंट के ब्लू टिक बरकरार हैं। बता दें कि सीएम और उप मुख्यमंत्री ने ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
शिमला नगर निगम में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बागियों का डर सताने लगा है। आज चुनाव में नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसमें बीजेपी को बहुत मुश्किल के बाद एक बागी को मनाने में कामयाबी मिली। वार्ड नंबर 6 टूटू से पार्टी की नेता वंदना ठाकुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने मनाने के लिए बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रतनपाल सिंह पहुंचे हुए थे। वंदना ठाकुर ने कहा कि मैंने पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताते हुए नाम वापस लिया है और अब पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी गोयल को जिताने के लिए काम करूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैंने बीजेपी के समर्थन में आज अपना नामांकन वापस लिया है और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी कि बीजेपी हमेशा से हमारा परिवार रही है। राजनीति में आने का प्रेरणा मेरी अरुण जी है, जिनके माध्यम से मैं बीजेपी से भी जुड़ी हूँ। तो उसी वजह से मैंने नामांकन भी दायर किया था, जो मैं आज बीजेपी के समर्थन में वापस लेती हूँ। बीजेपी ने हमें प्रतिष्ठा दी है, तो हमें इलेक्शन जीतने के बाद पद की कोई लालसा। बेशक बीजेपी वंदना ठाकुर को बनाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस के लाख कोशिश के बाद भी पूर्व मेयर सोहन लाल ने नामांकन वापस नहीं लिया, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जनता पार्टी का सिंबल देकर वोट देगी। देखिए, अब 34 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि एक जगह जो है कांग्रेस के बागी, जो पूर्व में मेयर रहे हैं सोहन लाल जी, कृष्णानगर वार्ड से बागी के तौर पे खड़े हैं। मैं समझता हूं कि लोग कांग्रेस पार्टी को शिमला नगर निगम में मौका देने जा रहे हैं और ये जो चुनाव है ये पार्टी सिंबल पे हो रहा है। तो इंडिपेंडेंट के लिए कितना स्कोप होगा ये बहुत मुश्किल है और शिमला की जनता समझदार है। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में और निश्चित तौर पे नगर निगम को भी लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ बने, डबल इंजन वाली बात हो जाए तो विकास जो पिछड़ा था शिमला में, जो समस्याएं थी लोगों की, उससे निजात पाने के लिए शिमला की जनता कांग्रेस पार्टी को ही समर्थन करे। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक पदों के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंडी जिले से 2 नामों का ऐलान कर दिया है। जोन 1 के लिए डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा और जोन 2 से मुनीश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आलाकमान की सहमति के बाद दोनों के नामों का ऐलान किया गया है। सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के लिए 4 मई को वोटिंग होनी है। हम चारों सुंदरनगर में बैठे तय किया, जब 3-4 नामों पर के नाम एक ही बोले मैंने करना है, दूसरा बोले ये करना है, तो हमने इसका जो सोल्यूशन निकाला वो हमने हाईकमान को भेजा। 4 नामों से एक नाम तय हो गया। उन्होंने ठाकुर साहब को बताया, ठाकुर कौल सिंह जी को, कि इस नाम पे मोहर लगाई जाए। वो आपके यहाँ प्रेस वार्ता हुई, इसमें हमने क्लियर कर दिया कि जोन 1 से डॉक्टर चंद्रशेखर जी और जोन 2 से सी मुनीश शर्मा जी को तय किया गया। वहीं सोलन नगर निगम और परवाणु नगर परिषद में कांग्रेस पार्षदों के बीच गुटबाजी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पार्टी ने विवाद सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी में सीपीएस संजय अवस्थी का भी नाम है। पार्टी पार्षदों के बीच आपसी विवाद पर अवस्थी ने कहा कि बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। ऐसा गंभीर मामला नहीं है और ये परिवार में अक्सर विचारों का मतभेद रहता है और चर्चा किसी बात पे यदि होती है, किसी मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, तो अलग अलग मनोभाव जो है प्रकट होते हैं और विचारों में मतभेद हो सकता है। मन का भेद कोई नहीं है और जल्दी ही बैठक करके, और आपने देखा यहाँ सभी लोग हैं और जल्दी ही जो है ये कोई भी बात अगर किसी के मन में। बिलासपुर के घुमरावी में इंटर कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने डकड़ी चौक से रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे, जहां एसडीएम को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। इंटेक नेताओं का कहना था कि प्रदेश में मजदूरों का शोषण हो रहा है। सुक्खू सरकार के सत्ता में आने के बाद मजदूरों के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। मजदूरों को सभी समय पर मजदूरी नहीं मिल रही, साथ ही मजदूरों को इनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट ने जाते जाते एक सर्कुलर कर दिया, आदेश दिया, जो मनरेगा के काम करते हैं
इनके जो क्लेम नहीं दिए जा रहे हैं और उनकी नई रजिस्ट्रेशन भी बंद करके जो रजिस्ट्रेशन और क्लेम कांग्रेस सरकार के अंदर वीरभद्र सरकार के अंदर मिले थे उनको इन्होंने खत्म कर दिया। जिस प्रकार किसानों के साथ धक्का किया, जिस पर सरकार मजदूरों के साथ 47 लेबर को खत्म कर दी 44, इस प्रकार टर्न बाई टर्न डे बाई डे कोई ना कोई ये मोदी सरकार की सरकारें हैं, मोदी सरकार जो उसकी सरकारें जो है लगातार दूसरे खिलाफ जा रही हैं। ये रैली हमारा पहला आज धरने का पहला दिन था। पूरे लगभग जब तक हमारी डिमांड नहीं मांगी जाती हम धर से प्रदर्शन जरूर जारी रहेंगे। शिमला के राजीव भवन में असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहीं। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस कामगारों को संगठित करने का प्रयास कर रही है। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा कि सुक्खू सरकार भी कामगारों को लेकर गंभीर काम कर रही है। भारत सरकार खुद 39 करोड़ 39 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करती है और करीब 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स असंगठित कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अगर देश में 96 करोड़ मतदाता हैं तो करीब 45 करोड़ असंगठित कामगार हैं, चाहे वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, छोटा व्यापारी हो, नरेगा में जो कार्य हैं कर रहे हैं, मजदूर है, पोर्टल में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है या इंडस्ट्रीज के अंदर है, निर्माण क्षेत्र में है, इनकी संख्या बहुत भारी है। इनके लिए तमाम सारी स्कीमें हैं। ऐसा ना थोड़ा बहुत इनसे इंटरेक्ट करना बहुत आवश्यक था। बहुत टाइम हो गया था हम समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब हमने इनको बुलाया है, बैठ के इनसे बात करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे अध्यक्ष दिल्ली से आए हैं, तो ये भी इस मीटिंग में भाग लेंगे और निर्देश देंगे ताकि सभी अपना अपना कार्य शुरू करें और फील्ड में काम करें। उन्हीं योजनाओं के बारे में हमने डिस्कशन करना है और वो लाभ उनको जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और वो लाभ उनको अवश्य दिया जाएगा। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी पहुंची थी और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत की थी। उधर सोलन के कोटरू करासा गांव में एएसआई विनोद भागटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार को सोलन के न्यू सर्किट हाउस की चौथी मंजिल से गिरने से इनकी मौत हो गई थी। एएसआई विनोद भागटा राष्ट्रपति की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे और सर्किट हाउस में सुरक्षा जांच के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान हादसा हो गया। उनका पार्थिव शरीर आज उनके गांव कोटरू कारसा पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चार दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद राष्ट्रपति आज वापस दिल्ली लौट गई। इन्हें कल्याणी हेलीपैड पर गरिमापूर्ण विदाई दी गई। विदाई समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी राष्ट्रपति को विदा करते हुए कल्याणी हेलीपैड पर मौजूद थे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बिलासपुर में अज्ञात ट्रक के कुचलने से राहगीर के मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुल्लर गांव निवासी सुखराम के रूप में हुई है। वहीं घटनास्थल से ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। आज जो हादसा हुआ कल्लर में, ये मेरे ससुर थे, इनका नाम सुखराम जी थे। दिन में कोई 1:30 बजे के करीब ये कल्लर मार्केट से अपने घर की तरफ आ रहे थे और जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो अपोजिट साइड से एक ट्रक जा रहा था, जिसकी चपेट में ये आ गए हैं। मौके का मुआयना किया है और
अभी यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को लाया। शिमला में आसमानी बिजली गिरने से 2 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई। हादसा शिमला के जाखू मंदिर इलाके में हुआ। यहां बीती रात 12 बजे के करीब एक 2 मंजिला इमारत पर बिजली गिरी, जिसके बाद लगी आग में मकान राख हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था। बिलासपुर के नैना देवी में एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल इस बात को लेकर था कि अगर कभी कोई हादसा हो जाए और यात्री रोपवे कैबिन में फंस जाएं तो उन्हें कैसे सुरक्षित निकाला जाए। एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल में अपना हुनर दिखाया। इस दौरान मंदिर प्रबंधन और एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम ने कल रोपवे के पास मॉक ड्रिल किया और आपदा प्रबंधन किसी आपदा किस में कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है, ये सारा ही उन्होंने खुद भी किया और वहाँ जो दर्शक थे उनको भी समझाया। किन्नौर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जहां सुबह पूरे जिले में धूप थी, वहीं दोपहर बाद आसमान में बादल छा गए और ऊंचाई वाले गांव छितकुल, नेसंग, राक्षम आदि क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट आई है। बर्फबारी होने से बागवानों ने अपने बागों में खाद्य लगाने की तेजी की है। तो उधर धौलाधार की ऊंची चोटियों पर बिजली गिरने से 60 भेड़ और बकरियों की मौत हो गई। बिजली चकबन धार इलाके के रोहरी धार में गिरी। मौसम खराब होने से पहले निकुराम नाम के एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहां पहुंचा था। आसमानी बिजली से उसकी भेड़ बकरियां जलकर मर गईं। खबर पाकर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित को 10,000 रुपये की मदद राशि दी, लेकिन 60 भेड़ बकरियों की मौत से निकुराम को जो नुकसान हुआ उसके लिए उसने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।